नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, आखिरकार जेल से निकलते से ही भड़क गए संजय सिंह ने खोल दिया बीजेपी का सबसे बड़ा घोटाला। आखिरकार क्यों दोस्तों वीवीपैट और ईवीएम के जाने पर बीजेपी में मचा कोहराम। आपको बताते चले, वीवीपैट और ईवीएम से बीजेपी घबराई क्यों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए अखिलेश यादव, और कैसे जो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर जगह जगह हो रहे हैं भयंकर प्रदर्शन। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों, आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी बोले, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश में इलेक्शन होना ही बंद हो जाए और बीजेपी को कोई सत्ता से न हटा पाए। राहुल गांधी ने कहा कि देश में फेयर और फ्री इलेक्शन होने से प्रधानमंत्री को डर लगता है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इस बार मैच फिक्सिंग वाला चुनाव हो, और चुनाव अगर ऐसा हुआ दोस्तों मैच फिक्सिंग, तो बीजेपी चाहेगी कि उसकी जीत हो जाए। लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी 150 भी पार नहीं कर पा रही है, चाहे वो मैच फिक्सिंग कर ले, ईवीएम में अपने लोगों को बिठा दे या फिर चुनाव आयोग में भी अपने लोगों को बिठा दे, और उसके बाद भी वो अपना यह आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। राहुल ने कहा कि 400 का नारा सिर्फ एक जुमला है, जैसे प्रधानमंत्री के बाकी जुमले थे कि हर साल में 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, हर गरीब व्यक्ति को जो यहाँ पर पैसा मिलेगा, 15-15 लाख आपके खाते में आ जाएंगे। ये तमाम जुमलों को लेकर राहुल गांधी ने जमकर भड़ास निकाली। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ जुमला बोलते हैं और अब बीजेपी की पार्टी का असली नाम जुमला पार्टी है। आपको बताते चले, राहुल यहीं नहीं रुके, उन्होंने प्रधानमंत्री को घेरते हुए कहा कि फिलहाल देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने पर तुलिए। बीजेपी चाहती है कि देश में भाईचारा और लोकतंत्र दोनों ख़त्म हो जाए, क्योंकि भाईचारा ख़त्म होगा तो देश में नफरत फैल जाएगी, और इसी को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को जमकर लपेटा। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए संजय सिंह बोले, भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि भारतीय लुटेरी पार्टी बन गई है। ईडी के सबसे बड़े अफसर ने पैसा चुराया, और वो किस ने बांटा होगा सबने देखा। भारत माता के प्रोजेक्ट बालू ने जो चोरी की है वो पूरी दुनिया के सामने आ गई है। आपको बता दें, संजय सिंह ने कहा कि इन लोगों ने मुझे बेफजूल के बिना किसी वजह इतने लंबे समय तक 6 महीने तक जेल में रखा, लेकिन मैंने कभी भी अपनी हिम्मत नहीं खोई। संजय सिंह ने कहा कि मैं रोज़ यही सोचता था कि ऊपर वाले घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, और मैं एक दिन ज़रूर छूटूंगा। आपको बता दें, संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बिना किसी रीज़न के फंसा रखा है, और वो बहुत जल्दी साबित हो जाएगा। आपको बताते चले दोस्तों, जाहिर सी बात है कि अब ये यहाँ पर केजरीवाल और तमाम लोगों को लेकर संजय सिंह ने पूरा मोर्चा संभाल लिया, क्योंकि संजय सिंह पार्टी के एक वरिष्ठ नेता भी हैं और दिग्गज स्पोक पर्सन भी हैं। आपको बताते चले दोस्तों, वीवीपैट और ईवीएम वाले मामले पर उलझी केंद्र सरकार, बीजेपी में मची खलबली, नहीं चाहती बीजेपी के वीवीपैट और दोस्तों पर्चियां गिनती हो। दरअसल आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि फिलहाल केंद्र सरकार को वीवीपैट की पर्चियों की गिनती क्यों नहीं होना चाहिए, इस पर जवाब देना होगा। देखिए दोस्तों, ईवीएम एक अलग मुद्दा है। अगर हम ये कहें कि ईवीएम हैक हो जाती है तो वो बेफजूल की बात है, ये बात सच है, ईवीएम हैक नहीं होती। लेकिन दोस्तों, विपक्ष ने कभी ये नहीं कहा है कि ईवीएम हैक हो जाती है। विपक्ष ने कहा है ईवीएम में गड़बड़ी की जाती है, क्योंकि ईवीएम के साथ 2 मशीनें जुड़ी हैं दोस्तों, एक वीवीपैट जुड़ा है और एक जिसमें नंबर वगैरह दिखते हैं वो जुड़ी है मशीन। तो ऐसे में दोस्तों वीवीपैट में आराम से घोटाले किए जा सकते हैं। जब चुनाव आयोग से विपक्ष ने मिलने का समय मांगा तो चुनाव आयोग लगभग 5 महीने होने वाले हैं, 4 से 5 महीने विपक्ष को मिलने का टाइम नहीं दे रहा है। सिंपल सी बात यह है कि भैया कुछ तो धांधली है, कुछ तो दाल में काला है जो आप नहीं मिलना चाहते विपक्ष से। वरना चुनाव आयोग का तो काम है दोस्तों कि उसको विपक्ष से मिल के जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग भी दोस्तों मोदी सरकार के इशारे पर चलता है, क्योंकि जाहिर सी बात है चुनाव आयोग में बीजेपी के लोग भरे पड़े हैं। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे होते हैं? ये आप अच्छे से जानते हैं कि ईवीएम और वीवीपैट में घोटाले किए जा रहे हैं।
और विपक्ष की क्या मांग है? एक छोटी सी मांग है कि भैया जो पर्ची अंदर गिरती है उस पर्ची को हाथ में दिया जाए। वो पर्ची देखकर वोटर्स देख लेगा कि हाँ, मैंने जिस बटन पर दबाया है वही पर्ची बाहर आई है, और उसको एक अलग बॉक्स में डाल दिया जाएगा, ताकि दोस्तों जो ईवीएम की गिनती होती है और उसके बाद जो बॉक्स में पर्चियां हैं उसकी भी गिनती की जाए। जाहिर सी बात है, दोनों में अगर अंतर हुआ तो कितना बड़ा घोटाला निकल सकता है। ये बात आप अच्छे से समझ रहे हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा 440 वोट का झटका, कांग्रेस में बीजेपी के दिग्गज नेता हुए शामिल। दरअसल आपको बता दें चले, बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। बिहार से लेकर तमाम राज्यों में बीजेपी को छोड़ने वालों की जो संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है और कांग्रेस को ज्वाइन किया जा रहा है। आपको बताते चलें, कई लोग तो ऐसे हैं जो बेचारे अब तक बीजेपी में दबाव में हैं। देखिए दोस्तों, सब जानते हैं कि बीजेपी सत्ता में है, वो ईडी और सीबीआई को पीछे लगाकर लोगों को डरा सकती है। और सच बात ये भी है दोस्तों कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो डर जाते हैं कि हम जेल चले जाएंगे अगर ऐसा नहीं किया। तो बहुत सारे लोग तो डर के मारे बीजेपी में जा चुके हैं। यही कारण है जो आज देश का लोकतंत्र ख़तरनाक हो गया है। और इस चीज़ को दोस्तों हमें समझना होगा कि आज हमें अगर देश का लोकतंत्र बचाना है तो तमाम चीज़ों को जो यहाँ पर नज़र में रखना होगा। इसी को लेकर आपको बता दें, राहुल गांधी ने और तमाम लोगों ने इस चीज़ की मुहिम छेड़ी है कि जो विपक्ष को डराया धमकाया जा रहा है इसको रोका जाए, और चुनाव आयोग से भी गुहार लगाई थी। हालांकि चुनाव आयोग तो गूंगा और बहरा दोनों हो चुका है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चले, अब इंडिया गठबंधन और एनडीए में दोनों में फाइट चल रही है। एक तरफ राहुल गांधी है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आपको बता दें चलें, दरअसल एनडीए वर्सेस इंडिया इसलिए हो गया है क्योंकि एक याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि इंडिया का नाम हटा दिया जाए। विपक्ष सिर्फ इंडिया नाम का यूज़ कर रहा है अपने फ़ायदे के लिए। आपको बता दें, विपक्ष की लाइन ही ज़बरदस्त है जिसमें विपक्ष ने नाम रखा है, जुड़ेगा भारत तो जीतेगा इंडिया। दोस्तों, इस याचिका में चाहे कितनी तर्क क्यों ना दे दिए जाए, किसी भी अदालत के पास ये हक़ नहीं है कि वो ये कहे कि आप इंडिया, अपने गठबंधन का नाम इंडिया नहीं रख सकते। इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि इंडिया नाम एक फ्रीडम है, एक हमारे देश की पहचान है। अगर विपक्ष ने नाम इंडिया रखा है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, तो इसमें क्या गलत है? आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल सरकार की जो नीतियाँ हैं, और जाहिर सी बात है दोस्तों कि इंडिया टैगलाइन जो रखी गई है बीजेपी को, उससे शुरू से परेशानी। आपको याद होगा जब विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा था, तभी बीजेपी ये कह रही थी कि देश का असली नाम तो भारत है। उस वक़्त इनको इंडिया नाम बदलना था। इनका कहना था कि हम भारत के संविधान में अब इंडिया नहीं कहा जाएगा, इसको हम भारत ही कहा करेंगे। और पूरी बीजेपी के नेता ये कहने लगे थे, सब ने अपने अकाउंटों के सामने से इंडिया हटाकर भारत लिख लिया था, जबकि 1 मिनट पहले तक सबके पे इंडिया लिखा था। जैसे ही मोदी जी ने ये कहा कि भारत होगा तो सब लोगों ने अपना पलटी मारी। उन्होंने सोचा अरे इंडिया नाम तो इन्होंने बड़ा अच्छा रख लिया, लोग इंडिया के उसमें आ जाएंगे, भावुकता में। अब दोस्तों सवाल सिर्फ ये नहीं है, सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन से इतना ज़्यादा चिढ़ बीजेपी को इसलिए मची क्योंकि सब जानते हैं कि जब बात इंडिया की आती है तो जीतता इंडिया ही है। इसीलिए बीजेपी अभी भी उस नाम के पीछे पड़ी हुई है। आपको बता दें, हालांकि ये बहुत अच्छा सोच थी जिसने भी ये नाम रखा था, क्योंकि दोस्तों इससे बीजेपी में हलचल मच गई। आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर फट पड़े असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और अखिलेश दोनों को लपेटे में ले लिया। आपको बता दें चले, असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि फ़िलहाल बीजेपी को हम भी हराना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि अब दोबारा प्रधानमंत्री कभी सत्ता में ना आए। ओवैसी ने कहा कि देश में नफ़रत फैलाकर, हिंदू मुसलमान कर बीजेपी ने नफ़रत फैलाई है। यही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री के साथ साथ अखिलेश को भी लपेटे में ले लिया। ओवैसी ने अखिलेश को लपेटे में लेते हुए कहा कि अखिलेश यादव सिर्फ मियाँओं के वोट चाहते हैं। वो चाहते हैं कि फ़िलहाल जो आज का युवा है, मुस्लिम है, वो उनके लिए अपनी जवानी लुटाता रहे और रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत करता रहे। दरअसल आपको बता दें, अभी हाल ही में अखिलेश यादव अख्तियार पार्टी में भी पहुँचे थे। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि फ़िलहाल जो चुनाव की लिस्ट है, और ख़ास कर दोस्तों जो आने वाले चुनाव हैं, उसमें अखिलेश मुस्लिमों के वोट्स चाहते हैं। हालांकि उस बार विधानसभा में भी अखिलेश को मुस्लिम वोटर्स ने अच्छे खासे वोट दिए थे, और ये कह सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश ने ही वोट दिए होते। तो कम से कम इस वक्त जो है यहाँ पर अखिलेश के ऊपर ओवैसी इसलिए भड़के हैं कि जब समय आता है तो अखिलेश मुस्लिमों का साथ
नहीं देते। जबकि दोस्तों ऐसा कोई मैटर नहीं है कि अखिलेश यादव मुस्लिमों के सपोर्ट में ना आए हों। अखिलेश यादव सबके साथ इक्वल ही हैं। चाहे हिंदू धर्म में अगर कोई घटना होती है तो भी वो बोलते हैं, मुस्लिम धर्म में होती है तो भी वो बोलते हैं। देखिए दोस्तों, सीधी सी बात यह है कि कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनकी विचारधारा पर सवाल कभी नहीं उठाया जा सकता। एक कांग्रेस है जो कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं करती, आज तक नहीं करा उसने। वो हर धर्म को उसी तरीके से देखती है। ऐसे ही दोस्तों समाजवादी पार्टी भी है, उसने भी कभी हिंदू मुसलमान नहीं करा है। ऐसे ही आरजेडी है तेजस्वी यादव की, उसने हिंदू मुस्लिम नहीं करा फिलहाल। तो ये साफ दिखाई देता है जो अच्छी पार्टियां हैं जैसे तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, तो सबको साथ लेकर चलती हैं। इन पार्टियों से बीजेपी को इसीलिए चिढ़ है क्योंकि ये देश के लोकतंत्र को बचाती हैं, ये देश के लोकतंत्र को मजबूत कर रही हैं। ये जानते हैं दोस्तों कि भाईचारा इस देश के लिए कितना ज़रूरी है। हम लोग दोस्तों अगर आपस में ही लड़ लेंगे तो फिर हमारा देश कभी आगे ही नहीं बढ़ेगा। लो हम इसी में उलझे रहेंगे, मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान, जबकि ये चीज़ें कोई मैटर नहीं करती। आप कुछ सामान बाज़ार लेने जाते हो तो ये थोड़ी ना सोचते हो कि मुस्लिम है या हिंदू है फिर ही सामान लूँगा मेरे धर्म का होगा, कोई नहीं सोचता। क्योंकि आप और हम जहाँ मन करता है वहाँ रुकते हैं, वहाँ से सामान लेते हैं। हम स्कूल जाते हैं, तरह तरह के हमारे दोस्त बनते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं, हिंदू मुसलमान सब धर्म के बनते हैं। अगर हम ये सोचकर दोस्ती करने लगे कि ये किस धर्म का है तो फिर दोस्तों आप समझ सकते हैं कि देश ही पीछे रह जाएगा। और हालांकि ये चीज़ नामुमकिन है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि मोदी सरकार चाहती है कि ऐसा हो जाए और इसीलिए जो है ये चीज़ें उठती हैं आगे चलकर। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल पप्पू यादव भड़के हुए हैं, लालू प्रसाद यादव को सुना रहा है खरी खोटी। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, पूर्णिया की सीट को नहीं छोड़ना चाहते थे पप्पू यादव। वो चाहते थे कि कांग्रेस उनको उसी सीट से लड़ाए। हालांकि पप्पू यादव ने साफ कर दिया है कि अब उनकी लाश भी कांग्रेस के झंडे में ही लपटेगी, वो कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन पप्पू यादव दुखी हैं क्योंकि वो बार बार एक ही चीज़ दोहरा रहे थे कि जान जाए लेकिन पूर्णिया की सीट ना जाए। अब इस पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि पूर्णिया की सीट को लेकर लालू प्रसाद यादव की खाते में गई है वो सीट, मतलब आरजेडी को मिली है वो सीट। ऐसे में अब ये देखना होगा कि फ़िलहाल उस सीट को लेकर जो ये जद्दोजहद हो रही है, जिसको लेकर पप्पू यादव बार बार उस सीट पर दावा ठोक रहे हैं, क्योंकि पप्पू यादव वहाँ से मजबूत है और इसीलिए वो वहाँ ही से चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन आपको बताते चले कांग्रेस ने अलग प्लान बनाया है उनको उतारने का। कन्हैया कुमार को भी एक अलग सीट से उतारा जा सकता है। हालांकि आपको बताते चले कन्हैया कुमार पिछली बार चुनाव हार गए थे, लेकिन कन्हैया कुमार बिहार के सबसे पॉपुलर चेहरा माने जाते हैं और कन्हैया कुमार को लोग सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। युवा नेता है, लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं। ऐसे में पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को लेकर कांग्रेस की नई रणनीति क्या है ये सामने अब तक तो नहीं आई है, लेकिन बताया यही जा रहा है कि एक अलग सीट दोनों के लिए चुनी गई है, ऐसी सीट जहां से कांग्रेस अपनी जीत चाहती है। फिलहाल अब जीत चाहती है, होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक चीज़ तो साफ है दोस्तों कि फ़िलहाल विपक्ष जीत के लिए पूरा जो है यहाँ पर अपना प्लान बना चुका है। आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए जो है अखिलेश यादव। अखिलेश बोले मेरा नारा ही काम आएगा, अब की बार 400 पार नहीं 400 हार। अखिलेश यादव ने फिर ऐलान कर दिया है कि बीजेपी 400 सीट हारने जा रही है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे से जनता को भटका सकती है। लेकिन वो एक चीज़ अच्छे से जानती है कि आने वाले समय में बीजेपी सत्ता से बाहर होगी। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तो तमाम मुद्दों पर बीजेपी घिरी हुई है। ऐसे में अब अखिलेश ने फिर दावा कर दिया है कि फिलहाल इस बार 400 पार नहीं बल्कि 400 हार का नारा बीजेपी को देना होगा। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी की हार निश्चित है, चाहे वो इस बार कुछ भी कर ले, वो सत्ता में नहीं आ रही है। आपको बताते चलें, इससे पहले भी अखिलेश यादव ने दावा किया था दोस्तों और बीजेपी में हड़कंप मच गया था। अब ये चीज़ तो साफ हो चुकी है कि अखिलेश यादव जीत के जो दावे कर रहे हैं उससे किसका फ़ायदा और किसका नुकसान ये सबको दिख ही रहा है। ऐसे में बीजेपी की सत्ता से विदाई तय है। विपक्ष ने पूरा प्लान बना लिया है और साफ दिखाई दे रहा है
कि इस मामले पर बीजेपी चुनाव से बाहर जाती हुई नज़र आ रही है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से शिंदे और फडणवीस आपस में ही भिड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी मची है दरार। दरअसल आपको बता दें चले, शिंदे और फडणवीस आपस में ही भिड़ रहा है, जहां पर बार बार ये चीज़ सामने आ रही है कि फिलहाल बीजेपी एकजुट नहीं दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र बीजेपी में दरार मची हुई है। शिंदे गुट और फडणवीस गुट सीटों के बंटवारे को लेकर नाराज चल रहा है। आपको बता दें चले, दरअसल शिंदे को कम सीटें दी गई थी, जिसके लेकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे, बताया जा रहा था। अब एक बार फिर से सीट शेयरिंग को लेकर यहाँ पर साफ साफ गुस्सा देखा जा सकता है। आपको बता दें चलें, फिलहाल एक चीज़ तो साफ दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में जो विपक्षी दल हैं और जो तमाम ये दल चल रहे हैं, इनको लेकर कहीं ना कहीं एक चीज़ सामने आ रही है कि फ़िलहाल लोगों में रोष है और गुस्सा है। क्योंकि आपको बताते चलें, इंडिया गठबंधन लोगों को जो गारंटियां दे रहा है, वो लोगों को समझ में आ रही हैं कि इन लोग को एक चांस देना चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, बीजेपी को 10 साल दे दी जनता ने, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। महंगाई तो इतनी बढ़ गई है, पूछो मत। आज जो लोग कहते हैं दोस्तों कि महंगाई बढ़ी है तो कमाई भी बढ़ी है, लेकिन आप समझिए क्या कमाई बढ़ी है। आज हमारे देश में 83% युवा बेरोज़गार घूम रहा है, और जिन लोगों के पास नौकरियां हैं वो बहुत ही बदतर हालत में नौकरियां कर रहे हैं, या तो डर धमक कर रहे हैं कम सैलरी में, या फिर बेचारे दोस्तों चाय वाय के ठेले लगा रहे हैं, कुछ और कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इंसान पढ़ता लिखता क्यों है कि उसको अच्छी नौकरी मिल जाए, उसको सैलरी मिले। लेकिन आज तो हमारे देश में पढ़े लिखे युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती जा रही है और देश में नौकरियां नहीं हैं। तो फिर अगर उसके बाद भी हम ये कहें कि अरे हम तो जो है सक्षम भारत चाहते हैं, हमारा देश तो आगे बढ़ रहा है, तो ये अपने आप को ही एक धोखा देना होगा। क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये बात सिर्फ एक जुमला है नरेंद्र मोदी की। असलियत क्या है ये जनता के सामने खुद है। तो इस चीज़ को आप और हम अच्छे से देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि सरकार की जो नीतियाँ हैं वो जनता के सामने है। और मैंने तो बार बार कहता हूँ दोस्तों इस चीज़ को कि फ़िलहाल सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है लोगों को नौकरियां देने के मामले में। आपको बता दें चले दोस्तों, ममता बनर्जी का नया प्लान ऑन। ममता बनर्जी बोली कितनी कोशिश कर लो, सत्ता से बाहर तो तुम्हें जाना ही होगा। आपको बता दें चले, ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि बंगाल की जनता बीजेपी को पसंद नहीं करती, फिर भी बार बार मुंह उठाकर आ जाते हैं प्रधानमंत्री बंगाल में। आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि पिछली बार इन लोगों ने दावा किया था कि ये हमें हराकर दीदी और दीदी बाहर कर देंगे और 200 सीट जीतेंगे, लेकिन इन लोगों को 77 सीट पर ही जो है अपना वो करना पड़ा। और इसी के साथ साथ ममता बनर्जी ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए ये भी कहा कि बंगाल में वो कभी भी जो है यहाँ पर भाईचारा ख़त्म नहीं होने देंगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरी कोशिश करती है कि देश के भाईचारे को ख़त्म कर दें, लेकिन देश का भाईचारा ख़त्म नहीं हो सकता। और आपको बता दें इसी को लेकर उन्होंने जमकर भड़ास भी निकाली है। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि वह आने वाले समय में बीजेपी जो लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है उसको बचाया जाएगा। सीधी सी बात है दोस्तों, CAA NRC जैसी चीज़ों को लाकर बीजेपी लागू कर ये बताना चाहती है कि वो सबसे बड़ी हिंदुत्ववादी पार्टी है। लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि देश की जो जनता है वो बीजेपी से खुश नहीं है, क्योंकि वो खुद भी नहीं चाहती है कि ऐसे मैटर्स पर बात हो या फिर इन मुद्दों पर जो यहाँ पर चर्चा हो। क्योंकि आप भी जानते हैं कि फ़िलहाल ये चीज़ें कोई मैटर नहीं करती हैं, और ऐसे में अब सरकार की जो परेशानियाँ हैं वो बढ़ गई हैं। क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ है कि फ़िलहाल अब सरकार को बड़ा झटका लगेगा। 2024 में दोस्तों इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, बीजेपी सत्ता से जा चुकी होगी। इस बार वो पूरे ही तिकड़म लड़ा ले। आपको याद होगा पुराने वीडियो अगर आप देखते हो तो, क्योंकि मैंने भी पहले का वीडियो देखा है, अटल बिहारी वाजपेयी ने एक नारा दिया था शाइन इंडिया का। उन्होंने वक्त से पहले चुनाव भी कराए थे, लेकिन उसके बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी बुरी तरीके से हार गए थे चुनाव। यही कारण है दोस्तों जो नरेंद्र मोदी भी वही गलतियां कर रहे हैं जो कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट विपक्ष बोला सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। इससे एक आस जगी है कि जो धांधलियां हो रही हैं, जो EVM और VVPAT में जो खेल हो रहा है वो अब जनता के सामने आएगा। और सीधी सी बात है दोस्तों, अगर मैं किसी बैंक में जाता हूं तो बैंक में मुझे पैसे जमा करता हूं तो एक पर्ची मिलती है। अगर आप कहीं फिल्म देखने जाते हो आपको एक टिकट मिलता है, उसको चेक करने वाला आता है। ऐसे ही दोस्तों आखिरकार EVM पर्ची की चेकिंग क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों वोटर्स को वो पर्ची नहीं मिलना चाहिए? मैं वोटर हूँ, मेरा हक़ है दोस्तों, मैं वोट डाल रहा हूँ और मेरा हक़ है कि मुझे पता चलना चाहिए कि मैंने जिस पार्टी को वोट दिया है
उस पार्टी को वोट मिला भी है या नहीं, या सिर्फ मशीन में दिखाई दे रहा है। और उसकी पर्ची अगर बाहर दे दी जाएगी तो कौन सी बड़ी आफत आ जाएगी। सिंपल सी बात है, वो बॉक्स में भी तो गिर रही है, उसको बाहर की सिस्टम किया जाए और उस पर्ची को जो है यहाँ पर दिया जाए। सिंपल सी बात है दोस्तों, पर्ची बाहर मिलना ही चाहिए, वरना देश का लोकतंत्र नहीं बचेगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, वीवीपैट और ईवीएम हटने से सरकार का भी फायदा है और विपक्ष का भी। सरकार